नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय में कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत है। छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव आज विद्यालय के द्वारा आपको संस्कृत की इस कक्षा में अध्ययन करा रही हूँ। छात्रों, आज का जो विषय है वह है अनोखा गवाह अर्थात विचित्र साक्षी। छात्रों, साक्षी अर्थात गवाह सबूत के रूप में बोला जाता है। तो छात्रों, आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि कोर्ट, जिनके घर में कोर्ट का माहौल है वहां तो बहुत ही सुनाई देता है। और छात्रों, आपको कोर्ट, कचहरी, गवाह ये सब के बारे में बचपन से ही सुनते जाते हैं। तो छात्रों, इस अध्याय में भी आपको अनोखे गवाह के विषय में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से एक गवाह है जो कि एक अजीब रूप का है, जिसके बारे में अभी तक किसी को भी कुछ मालूम नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि वह सबूत क्या है, उसको किस प्रकार से पेश किया गया और कैसे आरोपी उस गवाह के से बच गया, उस गवाह के बयान से या उस गवाह के उससे बच गया, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो छात्रों, आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत अष्टमा पाठा विचित्र साक्षी का प्रथमा भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हम पाठ परिचय, हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो छात्रों, आइए देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है पाठ परिचय में। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यानी यह जो पाठ है छात्रों, वो ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कहानी का कुछ अंश है, कुछ भाग है। तो उन्होंने बहुत सारी कथाएं लिखी होंगी, उस कथा में से कुछ अंश यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो उसको देखिए। यह कथा जो है वो बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। छात्रों, आप सभी कोई बंकिम चंद्र चटर्जी के विषय में कभी ना कभी साहित्यिक नॉवेल के रूप में चर्चा किए ही होंगे या सुने होंगे। तो छात्रों, बंकिम चंद्र चटर्जी बंगला के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे और जब ये न्यायाधीश के रूप में फैसले करते थे, उस समय की यहाँ पर कथा बताई गई है। तो छात्रों, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित यह कथा है, जिसमें कि सत्य और असत्य के निर्णय हेतु छात्रों, सत्य के निर्णय हेतु अर्थात सत्य और असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं। यानी न्यायाधीश यानी जज, जो आज के युग में जज कहलाते हैं, वो सच्चाई और झूठ का जब निर्णय नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का या युक्तियों का प्रयोग करते हैं, यानी सूझबूझ का प्रयोग करते हैं। तो उसी का प्रयोग यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी किया है, जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी युक्ति का प्रयोग कर न्याय पाने में सफलता पाई है। अर्थात छात्रों, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा साक्ष्य के अभाव में जब न्याय नहीं हो पाया उनके द्वारा, तो उन्होंने अपनी विद्वता का प्रमाण देते हुए एक नई युक्ति चलाई और उसके द्वारा उन्होंने न्याय पाने में सफलता दिलाई अपराधी को। तो आइए देखते हैं छात्रों, इस अध्याय में किस प्रकार बंकिम चंद्र चटर्जी न्याय दिलाते हैं अपने गवाह, अपने आरोपी को। यह गद्यांश कश्चन से लेकर प्रायश्च तक है। देखिए, कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तमुपार्जितवान। कश्चन यानी कोई, तो कश्चन में संधि हो रही छात्रों, कहा प्लस चन। निर्धनो यानी गरीब, जना यानी लोग, भूरी यानी बहुत अत्यधिक, परिश्रम यानी मेहनत, किंचित परिश्रम में, यहाँ पर ल प्रत्यय श्रम में आ रहा है, या आ रहा है पीछे, तो परिश्रम में
यानी मेहनत, किंचित, फिर यहाँ संधि हो रही है किम प्लस चिद यानी कुछ, वित्तमुपार्जितवान, वित्तमुपार्जितवान में फिर संधि हो रही है वित्तम प्लस उपार्जितवान, वित्तम यानी धन और उपार्जितवान यानी कमाया। तो किसी कश्चन निर्धनो जना भूरी परिश्रम किंचित वित्तम उपार्जितवान, अर्थात किसी गरीब आदमी ने बहुत अधिक भूरी परिश्रम यानी बहुत अधिक मेहनत करके कुछ धन को कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् विद्यालये प्रवेशम दापितुम सफलो जाता। तेन यानी उसके, किसके, उस धन से, वित्तेन यानी धन के द्वारा, स्वपुत्रम यानी अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय यानी एक महाविद्यालय में, प्रवेशम यानी प्रवेश कर, प्रवेश, दापितुम यानी दिलवाने में, सफलो जाता यानी सफल हुआ। तो वो जो धन उसने बहुत मेहनत से कमाया छात्रों, उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में छात्रों उसने प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। आगे देखिए छात्रों, तत्तने तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्ना संभूत। तत्तने संधि हो रही है तत्तने, तत् यानी उस, तने यानी पुत्र, तत्रैव यानी वहीं, वहां ही, तत्र एव में भी संधि है तत्र प्लस एव, छात्रावासे यहाँ भी संधि है छात्र प्लस आवासे, निवसन यानी रहते हुए, अध्ययने यानी अध्ययन में, संलग्न यानी लीन, संभूत यानी हुआ। तो तत्तने तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत यानी वह पुत्र वही छात्रावास में रहते हुए अपने अध्ययन में संलग्न हो गया यानी लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिता। आगे देखिए छात्रों, एकदा यानी वंस अपॉन ए टाइम यानी एक बार, सा यानी वह, पिता यानी पिता, तनुजस्य यानी बेटे की, रुग्णतामा करने यानी बीमारी को सुनकर, व्याकुलो यानी बेचैन, जाता यानी हुआ। यहाँ संधि हो रही है व्याकुलो जाता में, व्याकुला प्लस जाता। पुत्रम द्रष्टुम च यानी और, पुत्रम यानी पुत्र को, द्रष्टुम यानी देखने के लिए, प्रस्थिता यानी निकल पड़ा। तो एक बार वह पिता अपने बेटे की बीमारी को सुनकर व्याकुल हुआ और बेटे को देखने निकल पड़ा। कोई भी पिता, मामूली बात है कि बच्चा बीमार होगा तो माँ बाप जरूर परेशान होते हैं। नाउ नेक्स्ट, परमर्थ काशेन पीड़िता सा बस यानम विहाय पदातीरे प्राचलत। परमर्थ काशेन, यहाँ पर संधि हो रही है परम प्लस अर्थ काशेन, परम यानी परंतु, अर्थ काशेन यानी धन की कमी होने पर, पीड़िता यानी दुखी, सा यानी वह, बस यानम यानी बस को छोड़कर, विहाय यानी छोड़कर, पदातिरेव यानी पैदल ही, यहाँ पदातिरेव में भी संधि है पदाति प्लस एव, पैदल ही, प्राचलत यानी चला गया। तो उसके पास धन कम था तो उस कारण दुखी हुआ और वह बस को छोड़कर पैदल ही चला गया। पदातिक्रमेण संचलन सायं समय अपयसो गंतव्यात दूरे आसीत। पदातिक्रमेण में संधि हो रही है पद प्लस अतिक्रमेण, अतिक्रमेण यानी लगातार, पद यानी पैदल, संचलन यानी चलते हुए, साया यानी शाम, समय यानी समय, अपयसो यानी समय, अपी प्लस असो, यहाँ पर संधि हो रही समय अपयसो में संधि है समय प्लस अपी प्लस असो, तो समय भी असो यानी आ गया। गंतव्या दूरे आसित, और जहां जाना था मंजिल जो थी वो बहुत दूर थी। तो अर्थात क्या कह रहा है कि पदातिक्रमेण संचलन साया समय अपयसो गंतव्या दूरे आसित, अर्थात लगातार पैदल चलते हुए शाम का समय होने पर भी वह मंजिल से काफी दूर था क्योंकि पैदल जा रहा था। निशांधकारे प्रसिते विजने प्रदेशे पदयात्रा ना शुभावह। निशा अंधकारे संधि हो रही है निशा प्लस अंधकारे, निशा अंधकारे यानी रात का अंधेरा, प्रसिते यानी फैलना, विजने यानी एकांत, प्रदेशे यानी प्रदेश में, पद यात्रा यानी पैदल चलना, ना यानी नहीं, शुभावह यानी अच्छा है। तो उसने क्या सोचा कि निशा अंधकारे प्रसिते विजने प्रदेशे पद यात्रा ना शुभावह यानी रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा करना अच्छा नहीं है। एवं विचारे सा पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम
कंचित गृहस्थम उपागता। एवं विचारी यानी ऐसा सोचकर, स यानी वह, पाशर्विस्ते यानी पास में स्थित, ग्रामे यानी गांव में, रात्रि निवासम यानी रात को रहने के लिए, कर्तुम यानी रहने के लिए, कंचित यानी किसी, गृहस्थम उपागत यानी गृहस्थ के घर पहुंचा। तो यहाँ गृहस्थम उपागत में संधि हो रही है गृहस्थम प्लस उपागत। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है छात्रों कि एवं विचार पाशर्विस्ते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागत, यानी ऐसा सोचकर वह पास के किसी गांव में रात्रि को रहने के लिए किसी के घर में पहुंचा। करुणा परो ग्रही तस्मई आश्रयम प्रायच्छत। करुणा परो यानी दयावान, ग्रही यानी घर मालिक, तस्मई यानी उसे, आश्रयम यानी आश्रय को, प्रायच्छत यानी दिया। तो दयावान घर मालिक ने उसे आश्रय दिया यानी रहने के लिए दिया। तो छात्रों यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। छात्रों आज के इस अंश में आपने पढ़ा कि कोई गरीब आदमी है जो कि कितनी मेहनत करके पैसा कमाता है और उस पैसे से अपने बेटे को एक छात्रावास में सफलता पाता है प्रवेश दिलाने के लिए, और उस पैसे से वो वहां पर उस अध्ययन करता है। और जब वह बीमार पड़ता है तो उसको देखने के लिए वह गरीब जाता है, परंतु उसके पास पैसा कमी होने से वह क्या करता है, पैदल जाता है, बस यात्रा नहीं करता है। और जब रात हो जाती है तो वो किसी एक सेठ के घर में, किसी एक गृहस्थी के घर में रहने के लिए जाता है, यानी जो घर गृहस्थी वाला था उसके घर में रहने के लिए जाता है, और वह दयावान घर गृहस्थ मालिक उसको रहने के लिए देता है। तो छात्रों यह अध्याय आपको, यह अंश आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको इस अंश में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।